जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म बायोलॉजी। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज गोल्जी ऑपरेटर्स। कि गोल्जी ऑपरेटर्स किस टाइप की ऑर्गेनेली है और ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये कौन से ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करवाती है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, इसकी डिस्कवरी की बात करें तो गोल्जी ऑपरेटर्स को फर्स्ट टाइम 1898 में एक साइंटिस्ट था, कैमिलो गोल्जी। उसने नर्वस सिस्टम्स के सेल को स्टडी करते वक्त गोल्जी ऑपरेटर्स को डिस्कवर किया था। यानी नर्वस सिस्टम्स के सेल्स को अंडर माइक्रोस्कोप जब वो देख रहा था, ऑब्जर्वेशन कर रहा था, उसी दौरान उसने फर्स्ट टाइम गोल्जी ऑपरेटर्स को डिस्कवर किया। अब ये गोल्जी ऑपरेटर्स है क्या, ये किस टाइप की ऑर्गेनेली है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन कुछ यूं लिखी है आपकी बुक के अंदर कि इट इज द 5 to 8 कप शेप्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स हैं और इन्हीं मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स को सिस्टर्नी का नाम दिया जाता है। जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, वहां पे भी हमने ये जो फ्लैट सैक्स थे इनको सिस्टर्नी का नाम दिया था, सिस्टर्नल मेम्ब्रेन कहा था। सेम गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर भी ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स हैं, दीज सैक्स आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी। ये 5 to 8 इनका नंबर होता है और एक दूसरे के ऊपर ये जो है वो स्टैक हुए होते हैं, जिस तरह से स्टैक टू फॉर्म गोल्जी ऑपरेटर्स। ठीक है जी। तो ये सिस्टर्नल सैक्स जो हैं, ये एक दूसरे के ऊपर जमा जब होते हैं तो ओवरऑल इस ऑर्गेनेली को हम गोल्जी ऑपरेटर्स का नाम देते हैं। 5 to 8 जो है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स हो सकते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट होते हैं, लेकिन जनरल उन्होंने बताया 5 to 8 जो है वो सैक्स होते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम देखें कि ये गोल्जी ऑपरेटर्स किन किन के अंदर मौजूद होता है, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, गोल्जी ऑपरेटर्स इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, आल्सो प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, आल्सो प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इसके अंदर प्रोटिस्ट वगैरह आ जाते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। और ये भी याद रखिएगा, नॉर्मली तो हम कह रहे हैं कि ये 5 to 8 सैक्स का नेटवर्क होता है, लेकिन यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर ये जो सैक्स का क्लस्टर है ये 60 तक हो सकता है। जिस तरह से आपको नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सैक्स का क्लस्टर है जो कि गोल्जी ऑपरेटर्स बना रहा है। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ये तकरीबन 5 to 8 जो है ना वो सैक्स ही होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ये जो सैक्स हैं ये तकरीबन 60 तक हो सकते हैं। 60 जो है वो सैक्स एक दूसरे के ऊपर जमा होते जाते हैं और ओवरऑल एक गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट जो स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि इनका नंबर के एक सेल के अंदर टोटल गोल्जी ऑपरेटर्स कितने होते हैं, ये तो एक ऑर्गेनेली है ना, तो एक सेल के अंदर कितने गोल्जी ऑपरेटर्स होते हैं? तो याद रखिएगा, गोल्जी ऑपरेटर्स का नंबर जो है वो वेरी करता है, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू सेल टाइप, कि सेल किस तरीके का है। नॉर्मली देखा जाए, अगर हम एक एनिमल सेल लें तो उसके अंदर एवरेज 10 to 20 गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यानी इसी तरह के 10 से 20 स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, 10 से 20 जो है वो स्टैक्स मौजूद होते हैं इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। इस तरीके से प्लांट सेल के अंदर भी ऑलमोस्ट इतने ही कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट है जी कि इन गोल्जी ऑपरेटर्स की सेल के अंदर लोकेशन क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें नॉर्मल कोई भी यूकैरियोटिक सेल लें, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये सेल है, सेल के अंदर सेंटर में आपको पता है जी, यूकैरियोटिक एनिमल सेल में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है ये गोल्जी ऑपरेटर्स मौजूद होता है। अगर बड़ा करके देखें तो ये आपको नजर आ रहा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल नीचे ये गोल्जी ऑपरेटर्स मौजूद होता है। ठीक है जी। तो ये आप देखें, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्जी ऑपरेटर्स और गोल्जी ऑपरेटर्स के बाद सेल की बाउंड्री आ जाती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है। सो वी कैन से गोल्जी ऑपरेटर्स इज प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम के करीब मौजूद होता है। आपकी बुक में न्यूक्लियस लिखा हुआ है, लेकिन न्यूक्लियस से भी पहले ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब होता है। सो आप दोनों को मेंशन कर सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट फेसेस ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स के कितने फेसेस होते हैं? तो याद रखिएगा, देयर आर टू फेसेस ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स। एक आपको फेज नजर आ रहा है जो कि टुवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस फेस इज कॉल्ड एज सिस फेस, इसको सिस फेस कह सकते हैं। और इसी के लिए एक और वर्ड यूज होता है, दैट इज फॉर्मिंग फेस। सिस फेस या फॉर्मिंग फेस वो वाला फेस होता है जो कि टुवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसकी डायरेक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ हो। और इसी तरीके से जो दूसरा फेस आपको नजर आ रहा है, दिस इज ट्रांस फेस, इसको ट्रांस फेस भी कह सकते हैं और इसका दूसरा नाम मैच्योरिंग फेस भी होता है। तो ये जो ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस है, इसकी डायरेक्शन आपको नजर आ रही है, दैट इज टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आपने बताना है द फेस that is towards endoplasmic reticulum, that is cis phase, also called as forming phase, and the face that is towards the cell membrane, that is called as trans phase और maturing phase। तो ये जो दो फेसेस हैं ये गोल्जी ऑपरेटर्स के इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो गोल्जी ऑपरेटर्स है ये सेल के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करवा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हर सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद होती है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो अपना फंक्शंस परफॉर्म करवा सकती हैं। जिस तरह से आप पढ़ के आए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म करती है। इसी तरीके से आप पढ़ के आए हुए हैं इन केस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का काम ही प्रोटीन की फॉर्मेशन है। इसी तरीके से आपने जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था इन केस ऑफ प्लांट सेल, तो आपने देखा था क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकॉइड्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। स्ट्रोमा के अंदर जो है वो एटीपी एनर्जी को यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज के अंदर। तो हर ऑर्गेनेली अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवाती है। इसी तरीके से गोल्जी ऑपरेटर्स भी सेल के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवाता है। बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन और पैकेजिंग का काम करता है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैकेजिंग, गोल्जी ऑपरेटर्स का मेन काम है डिस्ट्रीब्यूशन और पैकेजिंग करना है। ठीक है जी। इसके अलावा एक और इसका फंक्शन ये है कि गोल्जी ऑपरेटर्स एक किस्म के मॉडिफिकेशंस करवाता है सब्सटेंसेस की। किन सब्सटेंसेस की मॉडिफिकेशन करवाता है? वो सब्सटेंसेस जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे होते हैं, यानी कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, फास्फोलिपिड्स वगैरह और कार्बोहाइड्रेट्स, वो तमाम सब्सटेंसेस जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं वो गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर जाते हैं फॉर मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दिस मॉडिफिकेशन अकर्स। कौन सा ऐसा पाथवे है जिसके जरिए से ये जो प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनकी मॉडिफिकेशन की जाती है और ये फिर सेल को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो होता कुछ इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्मॉल वेसिकल्स निकलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से छोटे छोटे वेसिकल्स निकलते हैं। वेसिकल्स कहते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, ड्रॉपलेट्स भी हम कह सकते हैं। छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स कौन से हो सकते हैं? ये मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स भी हो सकते हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं। मेनली जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स और लिपिड्स निकलते हैं। जब ये प्रोटीन्स और लिपिड्स के छोटे छोटे वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं तो ये वेसिकल्स जो हैं वो गोल्जी ऑपरेटर्स के सिस फेस या जिसको हम फॉर्मिंग फेस कह रहे हैं उसके अंदर एंटर हो जाते हैं, उसके अंदर फ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है जी कि ये जब बडीड ऑफ होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो ये एंटर हो जाते हैं वेसिकल्स इनटू
सिस फेस ऑफ गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस के सिस फेस के अंदर एंटर हो जाते हैं। जब ये सिस फेस के अंदर एंटर होते हैं डियर स्टूडेंट्स ये मॉलिक्यूल, तो ये सिस फेस के अंदर इन सिस्टर्नी से गुजरना शुरू करते हैं। जब ये सिस्टर्नी को क्रॉस करते जाते हैं, इससे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, एट द एंड जब ये ट्रांस फेस से पहुंचते हैं तो ये ट्रांस फेस से क्या हो जाते हैं, ये निकल जाते हैं। अब इस दौरान जब ये एक सिस्टर्नी से दूसरे सिस्टर्नी में जा रहे होते हैं तभी इनकी प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन होती है। गोल्जी अपरेटस क्या करता है, वो जो प्रोटीन के वेदिकल जो इसके अंदर आए थे उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर, और लिपिड्स के वेदिकल्स जो इसके अंदर आए थे उनको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर। सो any protein vesicles or lipid vesicles that is bodied off from endoplasmic reticulum enters into the cis phase of Golgi apparatus। जब वो cis phase के अंदर एंटर होता है तो वो सिस्टर्नी को क्रॉस करना शुरू करता है। तो जब गोल्जी अपरेटस की सिस्टर्नी को क्रॉस करता है वो वेसिकल, तो इसी दौरान गोल्जी अपरेटस उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ऐड करता है। प्रोटीन के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट ऐड करके ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है, लिपिड्स के वेसिकल्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट ऐड करके उसको ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये फिर डियर स्टूडेंट्स ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस से बडीड ऑफ होके बाहर आ जाते हैं, एक्सट्रूड हो जाते हैं। किससे एक्सट्रूड? फ्रॉम ट्रांस फेस। ट्रांस फेस से, या जिसको हम मैच्योरिंग फेस का भी नाम देते हैं, इससे ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बाहर आ जाते हैं। जब ये ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स बाहर आते हैं, ऊपर से तो क्या आए थे, प्रोटीन या लिपिड्स के मॉलिक्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपरेटस के अंदर आए थे, तो यहां से ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड बन के ये ट्रांस फेस से जब निकलते हैं तो ये सेल के उस हिस्से के पास चले जाते हैं जहां पे इनकी जरूरत होती है, इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। या डियर स्टूडेंट्स कुछ केसेस के अंदर ये जो प्रोटीन्स हैं ये दोबारा से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास चले जाते हैं। कुछ केसेस के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास दोबारा जाते हैं और फिर लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो आपकी बुक के अंदर ये बात लिखी हुई है कि कुछ केसेस के अंदर ये जो पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन होने के बाद ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह के, ये दोबारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाते हैं ताकि लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन हो सके। ठीक है जी। उसके बाद जी इन केस ऑफ प्लांट्स जो गोल्जी अपरेटस है ये प्लांट्स के अंदर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करवाता है, तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स प्लांट्स के अंदर गोल्जी अपरेटस का काम है फॉर्मेशन ऑफ पैक्टिन, पैक्टिन की फॉर्मेशन करवाता है। इसके अलावा बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स की फॉर्मेशन करवाता है। और एक चीज आपकी इस टॉपिक के अंदर नहीं लिखी हुई लेकिन आपने याद रखना है, जब भी प्लांट का सेल डिवाइड करता है तो वो एनिमल सेल की तरह डिवाइड नहीं होता। ठीक है जी। तो बेसिकली होता कुछ इस तरीके से है कि लाइक एक प्लांट का सेल है, इसमें दो के अंदर डिवाइड होना है, तो इनके दरमियान में फ्रैगमोप्लास्ट की फॉर्मेशन होती है। एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। ये फ्रैगमोप्लास्ट बनाना भी इसी गोल्जी अपरेटस का काम होता है। तो ये एक एडिशनल फंक्शन है, ये एमडी कैट में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फ्रैगमोप्लास्ट बनाना किसका काम होता है। तो फ्रैगमोप्लास्ट बनता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन और इसको बनाने वाला भी गोल्जी अपरेटस ही होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, फेसेस एंड फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपरेटस कि गोल्जी अपरेटस किस तरीके से पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन का काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।